देखिए, सरकारें और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप उसको समझिए, सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई सरकार की तरफ से जियो होगा तो जियो के ऊपर रहेंगे ना। राष्ट्रगीत को इतना मुझे नहीं समझ में आता इन्हें अब इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है। जब गाया जाता था, जब लाठी पड़ती थी, तब तो इन्होंने गाया नहीं। आजादी के बाद भी नहीं गाया, झंडा भी नहीं फहराया, राष्ट्रगान भी नहीं गाया। आज इन सब चीजों से इनका प्रेम उमड़ रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये मोबाइल में हर चीज मिलती है। अभी एआई से पूछ लो, ग्रोक से पूछ लो, चैट जीटीपी से पूछ लो, आपको एक एक चीज निकल करके आ जाएगी। इनकी सच्चाई, सत्यता सारी सामने आ जाएगी, ये क्या है। और जो मैं बोल रहा हूं, मेरी सत्यता भी आ जाएगी, पूछ लो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा। क्या ऐसा आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है? क्योंकि हाँ, देखो, आपस में इतना बड़ा संगठन है, आपस में रहती है, तो राहुल जी ने सही तो आह्वान किया। और अगर कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी, पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हम सब लोग लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से नतीजे बदल जाएंगे। इसमें कोई सचिन पायलट, नहीं, किसी पे संकेत नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा, उधर जो है बीजेपी की ताकत को बता रहे हैं अमित शाह कि बीजेपी की ताकत जो है वो जैन जी है, और ये लोग जो है जब भी उनका भविष्य बर्बाद कर दिया आपने कि 12 साल के अंदर 93 पर्चे लीक कर दिया आपने। इतने हंगामे के बाद भी 2 पर्चे लीक हो गए, 3 पर्चे लीक हो चुके, तभी उनका भविष्य बर्बाद कर दिया ना आपने। यही आपकी ताकत है। आपने इस ताकत का इस्तेमाल कहां किया? अगर आप इस ताकत का इस्तेमाल करते तो चाइना से जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था, क्योंकि चाइना की आबादी बूढ़ी हो गई थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो वियतनाम ना होता, वो हिंदुस्तान में होता, अगर आपकी पॉलिसी सही होती। साथ में कह रहे हैं अमित शाह जी की तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन भी करती है, जिससे पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने का प्रावधान। बेकार की बात कर रहे हैं। कहां है प्रावधान? क्यों लोगों में नैरेटिव बना रहे हो? ये क्या है? राष्ट्र सम्मान की डेफिनेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डिसाइड कर दी थी कि सम्मान की डेफिनेशन क्या है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इक्वल सम्मान है, इक्वल। और उसकी डेफिनेशन यह है कि आप इसमें कोई व्यवधान नहीं करेंगे और खड़े होकर के शांत भाव के साथ सावधान मुद्रा में सुनेंगे। यही तो सम्मान है, यही सम्मान है यार। झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो पेपर एग्जाम को लेकर किया था, उसको जो है हाईकोर्ट ने फिर से रद्द कर दिया। अब जुडिशरी में हम क्या बोल देंगे भाई? जुडिशरी में हम क्या बोल सकते हैं? सांसद जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आज जो लड़ाई है वो जो वैचारिक लड़ाई है वो आरएसएस के साथ है। देखिए, देश में 2 विचारधाराओं के बीच में इस वक्त लड़ाई हो रही है। एक विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और दूसरी विचारधारा आरएसएस की है, जिसका प्रतीकात्मक वो गॉडसे है। तो महात्मा गांधी वर्सेस गॉडसे पूरे देश के अंदर चल रहा है, और गॉडसे की विचारधारा ने देश के अंदर पहले भी नफरत बोई थी और अभी भी नफरत बो रही है, और उस विचारधारा के विरुद्ध है, और उस विचारधारा के पोषक आरएसएस है। तो लड़ाई आरएसएस के साथ है और बिल्कुल साफ है, कोई इसमें कोई पर्दा नहीं है, बिल्कुल साफ है। शिक्षण संस्थानों का मसला रहा हो, कोई मसला रहा हो, हर जगह आरएसएस ने इंटरवीन कर करके संस्थानों को बर्बाद करने का काम किया। वो कह रहे हैं कि ये जो संगठन है वो जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहा है, उसके बाद चीजों को देश में अपना सच 1.5 अरब लोगों को अपना सच बताता है कि सच ये है। नहीं, सच इनको अपना सच तो इन्होंने जो बताते हैं ये वो है ही नहीं एक्चुअल में। आप एक बात बताइए, एक इतनी बड़ी संस्था जो विश्व में सबसे बड़ी संस्था होने का दावा करे, उसके पास कोई कागज ही नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो संवैधानिक दायरे के अंदर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि संविधान को मानते नहीं। यही तो लड़ाई है। संविधान सर्वोपरि है। जब आप संविधान की बात करते हो तो फिर संवैधानिक दायरे में आने से क्यों डर रहे हो? अच्छा, उन्होंने साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए कहा है कि ये दोनों खत्म हैं। मतलब कितनी बड़ी बात, अगर वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति। देखिए, राहुल जी के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो सटीक होगी। आज तक की ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाओ, राहुल जी ने जो बोला है एक भी बात गलत साबित हुई हो, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, 1-2 साल लग जाता है, लेकिन राहुल जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल 100% सच होकर सामने आती है। नहीं तो फिर इस तरह से तो सीधा सीधा देश की जनता के ऊपर वो कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री तो या क्या कर रहे हैं देश की जनता के ऊपर? देश की जनता के साथ तो खिलवाड़ कर दिया। अरे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। 12 साल के अंदर देश के सारे शिक्षण संस्थान बर्बाद कर दिए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई।
आज आप मुझे बताइए, जब आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दूंगा, चलिए आज इसी पे बताता हूं। और जो मैं बोल रहा हूं ये आंकड़े सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री का पद सौंपा था, उस वक्त हमारी इकोनॉमी थी 0.7 ट्रिलियन इकोनॉमी, $0.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, क्योंकि डॉलर में ही आती इकोनॉमी 0.7। और जिस वक्त मनमोहन सिंह जी ने सत्ता इनको सौंपी, उस वक्त थी 2.07 ट्रिलियन, लगभग 3 गुनी, लगभग 3 गुनी 10 साल में। जिसे ये कह रहे हैं कि डाउन करा, मैं ये आंकड़े हैं सरकार के। 2.07 ट्रिलियन इकोनॉमी जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता इनको सौंपी, और आज कहां है? आज 12 साल बाद है 3.92 ट्रिलियन। 3.92 ट्रिलियन, ये बहुत ट्रिलियन ट्रिलियन बोलते हैं ना, तो ये 3.92 ट्रिलियन है, यानी दुगनी भी नहीं कर पाए। आप दुगनी नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह जी ने तिगनी करके आपको दी थी। आपने अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, तबाह कर दी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद आप बातें कर रहे हैं। हम सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या लोग सिर्फ इसी में उलझे रहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान करते रहें, आप नफरत फैलाते रहें? क्या सिर्फ नफरत का एजेंडा चलेगा देश में? और जैन जी ने इस नफरत के एजेंडे को फाड़ दिया है। वो कह रहा है कि नफरत नहीं चलेगी, अब बात मुद्दों की करी है।